आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, महारा सांसद मनोहर लाल और इस महारा सांसद मनोहर लाल अभियान के अंतर्गत 50 डे चैलेंज का आज है 13वां दिन। और इस 50 डे चैलेंज के 13वें दिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप हैं श्री शैलेंद्र जैन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। शैलेंद्र जैन जी ने 35 वर्षों से अनेक ऐसे चुनाव देखे हैं, अनेकों ऐसे राजनीतिक पार्टियां देखी हैं जिन्होंने चुनाव में जीता भी है, हारा भी है। और पिछले 24 साल से हरियाणा में पत्रकारिता कर रहे हैं। हरियाणा में भी मैं बात करूं तो करनाल में, और करनाल में जिस अभियान के तहत आज हम जैन साहब के पास आए हैं वो अभियान है महारा सांसद मनोहर लाल। महारा सांसद मनोहर लाल के 50 डे चैलेंज के आज 13वें दिन जैन साहब से पूछते हैं कि जैन साहब के मन में क्या है और जैन साहब ने किस तरह का विश्लेषण किया है कि हमारे जो मनोहर लाल जी हैं, जिन्होंने 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, हरियाणा को दिशा और दशा देने का काम किया है, अब हमारे बीच में लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में, करनाल लोकसभा से एक प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं। तो जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप कैसे देखते हैं जैन साहब मनोहर लाल जी को यहाँ एक लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में? आप ये देखिए, मैंने लगभग 2000 से इस मिलेनियम की शुरुआत से मैंने हरियाणा देखा है जी। वो हरियाणा को बनते संवरते देखा, हरियाणा को बिगड़ते हुए देखा, राजनीतिक कई अध्याय हरियाणा में देखे मैंने जी। वो लगभग 2004, 2009, 2014, 2019 और अब 2024 मतलब 2024 का चुनाव मेरे सामने छठवां चुनाव है, छठा चुनाव इस बार का। तो मैंने कई राजनीतिक दलों को जमीन दोस्त होते हुए भी देखा और यहाँ चौटाला साहब का भी दौर देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल देखे, मनोहर लाल जी के 9 साल देखे और अब देख रहा हूँ नायब सैनी जी का कार्यकाल देख रहा हूँ। तो जैन साहब, जैसे पूर्व की पार्टियां हुआ करती थी, उसमें सिफारिशें चलती थी, लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, और मनोहर लाल जी ने इस व्यवस्था को एकदम से बदल के रख दिया। दूसरा, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता था और वहां के विधायक होते थे, उनका ही विकास होता था, उन्हीं हलकों का विकास होता था। लेकिन मनोहर जी ने हरियाणवी एक की परंपरा चलाकर सभी के सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में काम किया है। आप ही देखो, जब मैं हरियाणा आया नहीं था तो हम सुना करते थे हरियाणा में कि जब कोई भर्ती निकलती है, पुलिस की भर्ती निकलती है, एचपीएस की भर्ती निकलती है, तो मुख्यमंत्री का रजिस्टर लेके लोग बैठ जाते हैं जी। रजिस्टर मेन कि रजिस्टर में लिखते हैं कि इसके कितने पैसा है, इसके कितने पैसा है, ये सिफारिश है। और अगर ये आप देखें तो हुड्डा साहब के टाइम में भी, चौटाला साहब के टाइम में जो एचपीएस की पोस्टें थी, एचपीएससी की, एचएससी की पोस्टें थी, हरियाणा उसका सर्विस सिलेक्शन कमीशन की पोस्ट थी, या हरियाणा सिविल सर्विस की पोस्ट थी, हरियाणा पुलिस सर्विसेज की पोस्ट थी। तो विधायकों और मंत्रियों और जो यूपीएससी के मेंबर होते थे, एचपीएससी, तो उनमें बढ़ जाता था, बंदरबाट होता था उसमें कि नेताओं के बच्चों को लगा दिया, फिर उनके रिश्तेदारों, फिर उनके रिश्तेदारों को लगा दिया। छोटी मोटी बस्ती थी। तो वो मैंने बहुत और भी देखा है, जबकि यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बड़े कम होते थे। जब मैं 2000 में हरियाणा में आया तो मैं देखता था कि हालात देखिए, पुलिस की हालत बड़ी खराब थी, तंबू में थाने थे, जेलों में हालात ये थे कि जेलों में मतलब एक उसमें 200-200, 500-500 लोग बैठते, एक बैरक में होते थे, एक सोता था, एक जागता था, इस तरह थे हालात। ये थे कि स्कर्वी एक डिसीज होती थी, तो जो आटा मारते थे वो क्या करते थे कि स्कर्वी पे आटा लपेट लिया करते थे, हम मार पाते थे। जेल में रात को एक डॉक्टर जाता था, उसके बाद डॉक्टर नहीं होता था। वो दौर भी देखा मैंने हरियाणा का। वो दौर भी देखा कि अगर मुख्यमंत्री आता था तो उसके पीछे पर्ची की लाइन लग जाती थी, भाई साहब मेरी पर्ची ले लो, मेरी पर्ची ले लो। वो दौर। तो जैन साहब, मनोहर जी के बात को पूरी कर रहा हूँ यहाँ। मनोहर जी के आने के बाद में ये जरूर परिवर्तन हुआ है कि बच्चे पढ़ने लगे। अब देखो आप, कितनी बढ़िया है कि एचपीएससी में गरीब वर्ग के बच्चे आए हैं, एचएससी में मंत्रियों के बच्चे फेल हुए हैं। मुझे आज भी आ रहे, मेरे एक दोस्त मंत्री हैं, उनका बेटा फेल हो गया, एचपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। कांग्रेस राज में संभव नहीं था कि मंत्री का बेटा फेल हो गया, मंत्री के बेटे का सिलेक्शन हुआ, विधायक के बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, चेयरमैन का बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत और भी देखा। ये अभी एक उदाहरण जो हरियाणा में पेश हुआ है, बिना खर्ची बिना पर्ची का, योग्यता के आधार पर नौकरी का। तो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रही गीता बुक्कल जी की बेटी भी इस सरकार में नौकरी लगी है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये देखो, मैं तो बड़ी बात नहीं कहता। करनाल में भाजपा कांग्रेस के 3 लीडर हैं जी,
जो एचपीएससी बोर्ड के बोर्ड है, उनकी दोनों बेटियां तहसीलदार लग गई। यहाँ एक मंत्री थी, आपकी बड़ी नजदीकी मंत्री थी, उसकी पुत्र वधू टैक्सेशन टैक्सेशन डिप्टी कमिश्नर लग गई। लेकिन ना क्या योग्यता थी उनका बेटा, इसलिए रहेगा कि 2 फुट लंबाई 1.5 फुट लंबाई कम थी, नहीं तो वो भी लग जाता पुलिस में, डीएसपी लगता है। तो ऐसे कई उदाहरण थे, मंत्रियों के बेटे लग गए, मंत्रियों के दामाद लग गए। एक HCS था वो लगा, उसमें IAS लोगों ने अपने बच्चों को लगवा दिया। कई IAS अफसर थे, उनके बच्चे माने कम में थे, वो भी DSP बन गए, SP बने। लेकिन जैन साहब, मनोहर जी ने जिसको पूरे दृश्य को ही बदल दिया। हालांकि उनको इस बात का कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी रही कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ये बात बाद में समझ में आई है कि जब मनोहर जी आए, मुझे आज भी याद है, जब पहली बार यहाँ मेरी मुलाकात हुई मनोहर जी से 2014 में, तो मैं बैठा हुआ था मनोहर जी के पास में, तो उनके जीजा जी आए, तो वो किसी और व्यापारी को लेकर आए, व्यापारी पत्रकार उसको लेकर आए, तो वो बैठे, उन्होंने सोचा कि मेरी टूर बनेगी, अगला आगामी मुख्यमंत्री इसके पास में बैठा हूँ तो मेरा टूर बन जाएगी। उन्होंने पूछा कि जीजा जी आपका काम खत्म हो गया? मैं कहा हाँ खत्म हो गया। तो आप बेटे को आप जाओ। तो एक आदमी इस तरह बोल सकता, फिर कि जैन साहब से चर्चा करनी है, मैं यहाँ बैठा हूँ। उसका दूसरा उदाहरण कि उन्होंने उनके भाई यहाँ गए थे, सारे भाई लोग रोहतक से, उन सबको दूसरे ने भगा दिया यहाँ से कि भाई अपना काम दो, आप ठेली लगाओ, अपना ठेली उनका भाई लगाता है रोहतक में, वो लगाओ, नहीं तो मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री का भाई की ठेली लगाते रहो। देखो ये सारी असली बातें हैं। तीसरी बात ये थी कि गरीब बच्चा लगा उसमें। आप देखो, अब आज मैं उसमें देख रहा था कि करनाल से भी एक छोटा सा लड़का, उसका IAS में सिलेक्शन हो, UPSC सिलेक्शन हो गया। पहले UPSC में गिनती के लोग होते, हरियाणा का नंबर ही नहीं होता। अब आप देखो हरियाणा के 16 बच्चे हरियाणा के UPSC में सिलेक्ट हुए, 16 बच्चे कुछ होते हैं। मेडिकल में हरियाणा के बच्चों का नाम होता है। इंजीनियरिंग में पहले कहते थे कि इंजीनियरिंग को ढूंढते रह जाओगे, हरियाणा के लोग चपरासी बनना पसंद करते थे। हरियाणा के लोग चौकीदार चपरासी होते थे, बाकी कुछ नहीं, सारे बाहर के लोग थे। तो जैन साहब, अभी मैं आज हरियाणा के बच्चे इससे योग्य हो पढ़ने लगे, कोचिंग में बाहर आ गई, नई कोचिंग खुलने लगी, तो जाहिर है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अभी गत दिनों जैन साहब, मैंने आपकी एक न्यूज पढ़ी थी और आपने उस खबर में मनोहर जी को राजनीतिक संत की उपाधि के उसमें अलंकृत किया है, और बहुत सारे ऐसे जो राजनीति को जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं वो भी यही बात कहते हैं। तो ये क्या एक समानता है कि आपका भी वक्तव्य वही है? जो मैंने देखा मनोहर जी का, जो स्टार्टिंग में मेरे को आज भी याद है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें अपना गोल्डन मोमेंट, तो मनोहर जी को टिकट मिला। जब टिकट मिला तो मैं मनोहर जी के साथ था, रात की बात है। तो वहाँ ये हुआ कि मनोहर जी ने कहा मेरा फोन आ रहा है, PM से फोन था, PM का, मोदी जी का। तो मैंने कहा आपको टिकट फाइनल हो गई? तो उन्होंने कहा जन साहब फाइनल हो गई, टिकट फाइनल हो गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं कि यार मैं तो झोला लेकर आया था, झोला लेके ही चला जाऊंगा, मेरा कोई आधार नहीं। अब देखो, मोदी जी के बाद में किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार एक परंपरा स्थापित की कि अपनी जितनी गिफ्टेड थी उनको बेच दिया। बिल्कुल, जितना पैसा जोड़ा था, जितना बैंक बैलेंस था, वो PMO में PM रिलीफ फंड में दान कर दिया। जो कमाया वो यहीं दान कर दिया। बाकी मुझे कोई बता रहा था कर्मचारी वहीं का कि जैन साहब उन्होंने बेटियों की शादी के लिए मतलब 5-7 लाख रुपए था, वो भी डोनेट कर, अपना घर भी डोनेट कर दिया। तो वो राजनीतिक चाहे भले लोग सहमत, मैं भी इस बात से कि मेरा कोई काम नहीं हुआ, मैं सबसे नजदीकी था, 2014 से मैं सबसे नजदीकी था व्यक्तिगत रूप से आपका काम, लेकिन आज तक मेरे कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन आपको ये और अगर मेरे संतुष्टि का जो मैंने काम करे, मैं बड़ी बात नहीं कहता, छोटी बात है कि जन्मदिन पे मुख्यमंत्री 2015 में उनके पास गया बधाई देने के, हम लोग कई लोग साथ में, तो यार जैन साहब मांगो, बड़ा खुश हूँ मैं। तो बराड़ साहब ने कहा जैन साहब मांग लो यार, मुख्यमंत्री आपसे कह रहा है जी। मैंने मुख्यमंत्री जी पत्रकारों के लिए घर दे दो। तो कुछ मैंने कहा पत्रकार बेचारे भटकते रहते हैं, बार बार चादर बिछानी पड़ती है पत्रकारों की। यार जैन साहब छोड़ो, आप एक मीडिया पॉलिसी बना लो, बोले आओ मेरे सामने पास कर दूंगा। हमने मीडिया पॉलिसी टोटल बनाई, अपने लिए नहीं बनाया। आज मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि हमने जो काम किया, पत्रकारों को 15,000 रुपए की पेंशन हो गई आज, हर पत्रकार को जो 60 साल से ऊपर है, एक्रीडेटेड है, वो 15,000 रुपए पेंशन मिलती है। दूसरा, पत्रकार भटकते पड़ते थे, कोई बाहर से आ रहा, क्वेश्चन से आ रहा, कोई घरौंडे से आ रहा है,
हर आदमी के ऑफिस में भटकता रहता था, किसके पास ऑफिस नहीं होता था वो दूसरों के ऑफिस में बैठता था। हमने मतलब जो हमने आधार रखा, हमने तो प्रेस क्लब करनाल के लिए मांगा था जी। उन्होंने करनाल के लिए क्यों देते हो आप, पूरा मीडिया सेंटर बना दिया। आज हर ब्लॉक स्तर पर मीडिया सेंटर है। हम भले ही बैठे हैं नहीं बैठे हैं, लेकिन एसी और फुल एयर कंडीशनर है, जो है वो सारी सुविधाएं, कंप्यूटर उसमें नेट की सुविधा है, फ्रिज रखा हुआ है, सोफे रखे हुए हैं। आप आओ, आराम करो, काम करो, 6 बजे चले जाओ। ये जैन साहब ने बहुत बड़ी इतनी बात बड़ी कही। चीज कहीं नहीं मिलेगी। आज पत्रकार अगर मर जाता है जी। तो पत्रकार को 10 लाख का बीमा है आज की डेट में। 10 लाख का बीमा पत्रकार को चादर बिछाने की जरूरत नहीं है। पत्रकार अगर मर जाएगा तो उसको चादर बिछाने की जरूरत नहीं है। हम पहले चादर बिछाते पत्रकार को, सही बात कहना जी जी कि पत्रकार मर कलेक्शन जाता था, करते उसको थे। कलेक्शन लेते थे कलेक्शन पैसे। लेते थे। अरुण जी के लिए हमने कैसे कलेक्शन किया, झा था जी उसके लिए हमने कलेक्शन किया, चादर बिछा के, बींग टू चादर बिछा के। जी जी तो शर्मिंदगी, आप एक पत्रकार अगर एक्सपायर हो जाता है, अगर छोटा ही पत्रकार हो तो 1 लाख रुपए मिल जाता है। मैंने कई पत्रकारों को 1.5 लाख रुपए दिलवाए। तो अभी जैसे जैन साहब ने भी बताया, और ये मनोहर की नीतियां ही हैं। मनोहर लाल जी ने हर वर्ग की चिंता करी है, और उसमें मैंने पूर्व की सरकारों में भी देखा है। एक तो ऐसी भी सरकार हरियाणा में रही है जो ये कहते नहीं थकती थी कि जो पत्रकार होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। बहुत मानते थे पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लेकिन कभी पत्रकारों की भलाई की कभी बात नहीं करी। लेकिन ये मनोहर की नीतियां थी, मनोहर की ही एक ऐसी पॉलिसी रही है कि उन्होंने पत्रकारों को पेंशन भी दी। वैसे मीडिया पॉलिसी जब की कुछ मांगे तो मान ली गई है। मीडिया पॉलिसी में हमने टोटल बना के दी थी मीडिया पॉलिसी, लगभग 45-46 बिंदु थे जी। उनमें से हमारे 40 बिंदु मान लिए गए, 40 मान लिए। ज्यादातर मान लिए गए। और लेकिन तो अभी जैसे 9.5 साल के सफल मैं कहूंगा कार्यकाल के बाद लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं मनोहर लाल जी। तो आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल जी, संजय भाटिया जी का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि संजय भाटिया जी की जो जीत रही है वो पूरे देश में नंबर 2 पर वो रहे थे। देखो, 9.5 साल कार्यकाल रहा संजय भाटिया, नायब सैनी, और तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं जी। जैसे मैंने राजनीतिक संत कहा आपको, तो राजनीतिक संत, मीन ऑफ राजनीतिक संत क्या होता है? मोह माया से दूर रहना है, लोगों को साफ खरी कहना। आज की राजनीति में लोग खरा सुनना पसंद नहीं करते, लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड को पसंद नहीं करते। संजय भाटिया सबके सामने गले लगा लेता है, सबको मिलता है। संजय भाटिया आज भी आप मिल जाओगे, संजय भाटिया नहीं लगेगा कि आपका सांसद है, आपका कोई वो है। संजय भाटिया एक सामान्य व्यक्ति के समीप तक पहुंच जाता है। दोनों की जीत होगी, दोनों की तो आज इस जो हमारा ये अभियान है, हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के जो 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज के आज 13वें दिन हम पहुंचे थे जैन साहब के पास, जैन साहब से चर्चा करी। तो जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो ठीक है, सफल हो। आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।